हाँ, तो देखिए आप ये पढ़ रहे थे आयनिक यौगिक और सहसंयोजक यौगिकों में अंतर। ठीक है, तो हमने कौन कौन से अंतर कल बता दिए थे। यहाँ आयनिक यौगिक हैं और ये सहसंयोजक यौगिक हैं, जिनमें से हमने पहले बताया भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था इनकी क्या होती थी, सॉलिड स्टेट होती थी, और इनकी क्या होती थी, सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं। इसका रूप क्या होता था, ये क्रिस्टलीय रूप में होते थे, ये मॉलिक्यूलर होते हैं, अर्थात इनमें कोई न कोई ज्यामिति पाई जाएगी, ज्यामिति आकृति होती है, ज्यामिति या इनकी कोई आकृति होती है। ठीक है, अब देखो अगला पॉइंट है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। हाँ, कौन सा पॉइंट बेटा, नेक्स्ट पॉइंट है, आपको लिखना है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। अब आप ये समझिए, मैंने ये आपको समझाया था कि आयनिक कंपाउंड्स में एक फोर्स होता है जिसका नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की नेचर कैसे होते हैं, ये इसकी प्रकृति क्या होती है कि यह प्लस इधर वाले माइनस से भी अट्रैक्ट है, इधर वाले माइनस से भी, इधर वाले माइनस से ऊपर, और फ्रंट और रियर सब जितने भी उसके चारों तरफ माइनस होंगे सबसे अट्रैक्ट होगा। इसी तरह जो माइनस होता है उसके चारों तरफ जितने पॉजिटिव पार्ट होंगे सबसे अट्रैक्ट होगा। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का नेचर था। अब आप समझ सकते हैं कि इस तरह के फोर्स के कारण इसमें क्रिस्टल लैटिस बन जाता है। यदि मैं आयनिक कंपाउंड को हीट करूं और इसको मेल्ट करने का प्रयास करूं तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इस तरह के अट्रैक्शन को ब्रेक करना पड़ेगा, इस जाल को तोड़ना पड़ेगा, जालक को मतलब क्रिस्टल जालक को हमें तोड़ना पड़ेगा। क्रिस्टल जालक आयनिक यौगिकों में पाया जाता है और क्रिस्टल जालक को तोड़ने में हमें अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए ज्यादा ऊर्जा चाहिए तो ज्यादा हीट करना पड़ेगा, टेम्परेचर ज्यादा इंक्रीज करना पड़ेगा। यही कारण है कि इनको यदि हम मेल्ट कराना चाहते हैं तो इनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ज्यादा टेम्परेचर पर मेल्ट होंगे। और इसके बाद जब लिक्विड में बदल जाते हैं, यदि हम उसको बॉईल कराना चाहते हैं तो फिर इनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा, अर्थात ये ज्यादा टेम्परेचर पर बॉयल होंगे। पहले से ये तो सॉलिड होते हैं ना, इनको हम किस में पहले चेंज कर लेते हैं, सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड से फिर बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं। तो यहां लिखना है आयनिक यौगिकों के मेल्टिंग पॉइंट व बॉइलिंग पॉइंट अधिक होते हैं, अधिक होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें क्रिस्टल जालक को तोड़ने में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें कोई ऐसा क्रिस्टल जालक नहीं होता, कौन से कोवैलेंट कंपाउंड्स में, इसलिए इनमें केवल वंडरवाल फोर्स होता है। ठीक है, वंडरवाल फोर्स का मतलब होता है कि जैसे ये मॉलिक्यूल है, यहां पर ये मॉलिक्यूल है और एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये है, ऐसे तो मॉलिक्यूल के बीच में एक प्रकार का केवल अट्रैक्शन होगा, जो वीक अट्रैक्शन होता है। इस अट्रैक्शन का नाम क्या होता है, वंडरवाल फोर्स। ठीक है, तो इसमें वंडरवाल फोर्स पाया जाता है। वंडरवाल फोर्स क्या होता है, वीक होता है। इसमें कौन सा फोर्स पाया जाता है,
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पाया जाता है, जिस कारण से इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। क्यों होता है, क्योंकि इनमें कोई क्रिस्टल जालक नहीं पाया जाता। लिखो, इनके मेल्टिंग पॉइंट व बॉइलिंग पॉइंट आयनिक कंपाउंड्स की अपेक्षा क्या होते हैं, निम्न होते हैं, अर्थात कम होते हैं या लो होते हैं। हो गए, नोट करते जाओ। तो देखिए, जो आयनिक यौगिक होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन डायरेक्शनल होते हैं, उनकी दिशा का कोई भरोसा नहीं है। कैसे, आप यहाँ ये देखिए, इसको देख रहे थे ना, आप कह रहे थे कि ये Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस ऐसे गया, फिर 2D में इधर आता है Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस ऐसे है, फिर इसके ऊपर भी Na प्लस Cl माइनस चलता है, इसके पीछे साइड भी Na प्लस Cl माइनस ऐसे चलता जाता है। ठीक है, हम कह सकते हैं Na प्लस आयन चारों तरफ 6 Cl माइनस से घिरा हुआ था और 1 Cl माइनस चारों तरफ 6 Na प्लस आयन से घिरा हुआ था। यह इनकी कहलाती कोऑर्डिनेशन नंबर, उप सहसंयोजन संख्या। उप सहसंयोजन संख्या का मतलब है कि यदि हमसे कोई पूछता है कि सोडियम आयन की उप सहसंयोजन संख्या बताइए, तो आपको ये देखना कि सोडियम आयन को कितने दूसरे आयन घेरे हुए हैं। Na प्लस को कितने Cl माइनस घेरे हुए हैं, 6। इसलिए जितने आयन घेरे हुए हैं तो सराउंडेड आयंस की संख्या को ही हम क्या बोलते हैं, उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर, उप सहसंयोजन संख्या। यदि मैं पूछूं Cl माइनस को कितने आयंस घेरे हुए हैं, तो आप बताते हैं 6 Na प्लस आयंस प्रत्येक Cl माइनस को घेरे हुए हैं, अर्थात Cl की कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। दोनों की कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ 6 है, Na की भी 6 होगी और Cl की भी 6 होगी। अब चूंकि हमने यहां पर लिखा दिशात्मक और अदिशात्मक की बात आती है, तो देखिए जो आयनिक होते हैं इनकी दिशा का कोई एक ऐसे रखा है, ऐसे रखा है, ऐसे रखा है, इसकी कोई डिसाइड दिशा नहीं होती, मतलब डायरेक्शनल नहीं होते हैं, नॉन डायरेक्शनल होते हैं। लेकिन उसमें दिशा डिसाइड रहेगी कि जितना एंगल है उतने एंगल हमको बनाना ही है। तो मैं यहाँ एक एग्जाम्पल देता हूँ। आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं बेटा, नॉन डायरेक्शनल होते हैं, नॉन डायरेक्शनल होते हैं। नॉन डायरेक्शनल की हिंदी बताओ, अदिशात्मक। क्लियर, तो ये अदिशात्मक होते हैं, जबकि ये क्या होते हैं, ये दिशात्मक होते हैं। दिशात्मक का मतलब है डायरेक्शनल होते हैं। कैसे, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं। यदि मैं बात करूं अमोनिया की, ध्यान देना बेटा, मैं किसकी बात कर रहा हूं, तो अमोनिया का स्ट्रक्चर डिसाइड है H H H, यहां लोन पेयर है। ठीक है, ये डिसाइड है कि इसमें किस तरह, किस दिशा में कौन सा हाइड्रोजन होना चाहिए, किस दिशा में हाइड्रोजन, किस दिशा में यह हाइड्रोजन। मतलब इसने बताया कि ऐसे ही हाइड्रोजन होना चाहिए, इस तरह पिरामिडल होना चाहिए, इनके बीच का एंगल भी डिसाइड है, यानी इसकी दिशा अब बदल नहीं सकते हैं। यदि इसके बीच का एंगल इतना है तो इसकी दिशा इतनी ही रहेगी, और यदि आपने ऐसे एंगल बदल दिया तो दिशा भी तो बदल जाएगी। इसलिए क्या होते हैं, इसकी दिशा ऐसे, इसकी दिशा ऐसे, इसकी दिशा ऐसे, इसके बीच का एंगल होता है 107 डिग्री होता है। ठीक है, यानी ये क्या है, दिशात्मक। इसी तरह मैं एक और उदाहरण लेता हूं, वाटर। तो वाटर जो होता है, देखिए इस तरह हम रखते हैं H और ये H, इसके बीच का एंगल 104.5 डिग्री होता है। अब आप समझ सकते, इसकी दिशा ये है ना, इसकी दिशा ये है, डिसाइड है, दिशात्मक है। लेकिन यदि आप सोचेंगे नहीं हम हाइड्रोजन को ऐसे कर दें, तो ऐसे करने से क्या हाइड्रोजन ऐसे जाएगा, तो इसकी दिशा बदल गई, इसकी दिशा बदल गई। लेकिन आपको बदलना नहीं, क्योंकि उसने एंगल डिसाइड कर दिया ना कि इनके बीच का एंगल कितना होना चाहिए, 104.5 होना चाहिए। ठीक है,
तो जो आपके सहसंयोजक यौगिक होते हैं वो दिशात्मक होते हैं, जबकि ये क्या होते हैं, आदिशात्मक होते हैं। रिएक्शन, अब इनकी अभिक्रियाएं किस टाइप की होती हैं, ध्यान देना बेटा। अभिक्रियाएं कैसी होती, नोट कर लिए इसे। इनकी जो अभिक्रियाएं होती हैं, आयनिक यौगिकों की जो अभिक्रियाएं होती हैं आयनों के द्वारा होती हैं, इसलिए इनकी अभिक्रियाओं को क्या कहा जाता है, आयनिक रिएक्शंस। क्या कहते हैं, आयनिक रिएक्शंस होती हैं। इनकी अभिक्रियाएं आयनिक होती हैं। क्यों, क्योंकि इनकी अभिक्रियाओं में आयन भाग लेते हैं। आयन एग्जाम्पल लेता हूं, Na + Cl- प्लस Ag+ NO3-, ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं। तो देखो NaCl का Na+ Cl-, Ag+ NO3-, ये आपस में क्या करते हैं, आयंस भाग लेते हैं। इसका Na इसके NO3 के साथ मिल जाएगा, है ना, यहां प्लस माइनस प्लस, इसका Ag+ इसका Cl के साथ मिल जाएगा, तो इसको AgCl लिख देते हैं। इसको मैं प्लस माइनस होता है, लेकिन मैं ऐसा इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि इनकी जब रिएक्शन कराई जाती है पानी में घोल के कराई गई, तो जब इसको पानी में घोलते तो Na+ अलग हो जाता, Cl- अलग हो जाता है, मतलब इसके बीच में आप चाहो तो प्लस लिख सकते हो, Ag+ NO3- अलग हो जाता है। जब ये दोनों बनते हैं तो Na+ NO3- से पानी में तैरते रहते हैं, लेकिन जो Ag+ Cl- से पानी में नहीं तैरते, Ag+ Cl- एक साथ रहते हैं और ये सॉलिड प्रिसिपिटेट बनता है, इसलिए मैंने इसको अलग नहीं लिखा। फिर भी जो रिएक्शन हुई है उस रिएक्शन के होने में कौन भाग ले रहे हैं, तो आप कहेंगे आयन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आयनिक यौगिकों की जो अभिक्रियाएं होती हैं आयनिक होती हैं, लेकिन कोवैलेंट कंपाउंड की जो अभिक्रियाएं होती हैं ये कैसी होती हैं, इनकी अभिक्रियाओं का नाम होता है मॉलिक्यूलर रिएक्शन, मतलब आणविक अभिक्रिया। ये कौन सी अभिक्रियाएं देते हैं, आणविक अभिक्रियाएं। लिखे, इनकी मॉलिक्यूलर रिएक्शन हिंदी में आणविक अभिक्रियाएं होती है। ठीक है, उदाहरण जैसे हम यहां एक N2 ले लेते हैं, ये मॉलिक्यूल है ना, N2 मॉलिक्यूल है, आयन तो नहीं है। फिर हमने क्या ले लिया, H2 ले लिया, ये भी क्या है, मॉलिक्यूल है। इन दोनों से मिलकर क्या बन गया, NH3 बन गया। तो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल भाग ले रहे हैं, इसीलिए इनकी अभिक्रियाएं क्या होती हैं, मॉलिक्यूलर अभिक्रियाएं, यानी आणविक अभिक्रियाएं या मॉलिक्यूलर रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, अब अगला हम बात करते हैं कंडक्टिविटी की। कौन सा, 6वां नंबर, कंडक्टिविटी। ठीक है, कंडक्टिविटी का मतलब यहां पर क्या है कि इनकी चालकता कैसी है। कंडक्टिविटी को हिंदी में क्या बोलते हैं, चालकता। और यहां चालकता जो हम पढ़ रहे हैं विद्युत चालकता के बारे में कह रहे हैं, इसलिए हम चाहें तो लिख सकते इसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है, विद्युत चालकता लिखो, विद्युत चालकता। अब इनकी जो, हाँ ये जो मैंने पीपीटी लिख दिया, पीपीटी का मतलब क्या होता है, प्रिसिपिटेट। प्रिसिपिटेट मतलब अवक्षेप। अवक्षेप क्या है, एक ऐसा पदार्थ जो रिएक्शन के दौरान बनता है और वो बना हुआ पदार्थ पानी में घुलनशील नहीं है, उसको अवक्षेप बोलते हैं। पानी में घुलता नहीं, उसी तरह सॉलिड पड़ा रहता है, ठीक है, वो अवक्षेप होता है। अब देखो विद्युत चालकता, तो विद्युत चालकता किसमें होगी, जो आपके आयनिक यौगिक हैं ये विद्युत के कुचालक होते हैं। ठोस अवस्था में, लिखो, ठोस अवस्था में ये विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, विद्युत को
चालन करने के लिए यानी विद्युत की चालकता बनाने के लिए यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराना है, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए कुछ माध्यम चाहिए। कौन कौन से? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है आयनों के माध्यम से। कौन से आयन होना चाहिए? मोबाइल आयन्स होने चाहिए। मोबाइल आयन का मतलब होता है गतिशील आयन। गतिशील आयन, जब तक गतिशील आयन नहीं होंगे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। मान लेते हैं हम सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं। सोडियम क्लोराइड जो सॉलिड होता है, नमक जो बोरी में मान लो भरा हुआ है, सॉलिड है, आप उसी नमक को समझ लो। अब उसमें Na+ भी होता है, Cl- भी होता है, ये हमको दिखाई नहीं देते, लेकिन Na+Cl- है। लेकिन ये Na+Cl- चल थोड़े ना रहे हैं, मूव नहीं कर रहे हैं। अब आप क्या करते हैं, इसमें चाहे कि करंट हमको फैलाना है तो इसमें करंट नहीं अप्लाई हो, करंट नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वो विद्युत का कुचालक है। क्यों कुचालक है? क्योंकि सॉलिड स्टेट में, और सॉलिड स्टेट में आयन गति नहीं करते। विद्युत धारा तभी गति करती है जब क्या होगा? मोबाइल आयन गतिशील आयन होंगे या गतिशील इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हम इलेक्ट्रॉन वाली चर्चा भी यहां नहीं कर रहे। हमको अब क्या करना चाहिए? NaCl को पानी में डुबो देना। NaCl को जब पानी में डुबोएंगे NaCl घुल जाएगा। डिजॉल्व होने के बाद NaCl में से जो Na+ है वो वही वाटर में तैर रहा है, Cl- वो भी वाटर में तैर रहा है। अब जब आप उसमें करंट अप्लाई करेंगे तो Na+ गति कर रहा है, Cl- भी गति कर रहा है, तो यहां पर आपको गतिशील आयन्स मिल गए। इसका मतलब अब विद्युत का सुचालक हो जाएगा। तो आयनिक यौगिक विद्युत के सुचालक कब होते हैं? जब या तो वो किस अवस्था में हो? जलीय विलयन के रूप में हो, या एक और हो सकता है गलित अवस्था। गलित अवस्था का मतलब है कि सोडियम क्लोराइड को आपने ले लिया और उसको हीट करते हैं, इतना गर्म करते पिघल जाए, और पिघल करके लिक्विड की तरह बन जाए, द्रव बन जाए। और यदि मेल्ट हो गया तो Na+ भी उसी तरह तैरता रहेगा, Cl- भी तैरता रहेगा। Na+Cl- अब गति करना शुरू कर दिए, मतलब विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी। तो आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक होते हैं, परंतु किस अवस्था में? गलित अवस्था अथवा जलीय विलयन में ये विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। क्यों होते? क्लियर है ना? क्योंकि इनमें गतिशील आयन मिल जाते हैं। अब ये क्या है? इनमें तो भाई ऐसी कोई बात नहीं है, इनमें तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि इनसे भी आयन मिल सके किसी तरह के, मतलब ये विद्युत के क्या होंगे? कुचालक होते हैं। तो लिखिए ये विद्युत के कुचालक होते हैं, परंतु यहां भी यही चीज है, यदि हम इनको पानी में घोल दें और पानी में घोलने पर ये आयनों में बदल जाएं, तो इसका मतलब ये भी विद्युत के सुचालक हो जाएंगे। परंतु जल में घोलने पर जो यौगिक आयन उत्पन्न करते हैं, वे जलीय विलयन में क्या होते हैं? विद्युत के सुचालक होते हैं। जैसे आप HCl की बात करिए तो HCl आपका क्या है? सहसंयोजक यौगिक है। HCl कैसा यौगिक है? सहसंयोजक। लेकिन जब मैं इसको पानी में घोलूंगा तो क्या बनेगा? इससे Cl- अलग हो जाएगा। इसका जो H2 है इसके H+ आयन को गेन कर लेगा और ये बदल जाएगा H3O+ में।
तो यहां भी आयन मिल गए ना। तो जो सहसंयोजक पानी में घुलकर आयन उत्पन्न कर सकता हो वो विद्युत धारा के सुचालक होंगे, अन्यथा क्या होंगे? कुचालक होंगे। सॉल्युबिलिटी के बारे में कौन सा नंबर बेटा? हाँ, 7वां नंबर। सॉल्युबिलिटी मतलब विलेयता। विलेयता का मतलब यह है कि कौन सा यौगिक किसमें घुलेगा। एक सिस्टम होता है लाइक डिजॉल्व लाइक। लाइक डिजॉल्व लाइक का मतलब यह हुआ कि जिस तरह का पदार्थ होगा उसी तरह के पदार्थ में घुलने की प्रवृत्ति रखता है। पदार्थ दो तरह के, उनमें से कुछ पदार्थों का नाम पोलर कहा जाता है, पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, और कुछ को नॉन पोलर कहा जाता है। ध्यान से सुनना, पोलर मॉलिक्यूल क्या है? पोल मतलब होता है ध्रुव। जिस कंपाउंड में एक पोल इस साइड हो एक पोल इस साइड हो, मतलब एक पोल पॉजिटिव होगा तो एक पोल क्या होगा? नेगेटिव। जैसे दो ही दो पोल, एक नॉर्थ पोल साउथ पोल, उसी तरह यहां पर भी दो पोल होते हैं। मॉलिक्यूल में एक पोल हो गया पॉजिटिव और एक पोल होता है नेगेटिव। यदि दोनों पोल या तो मतलब यदि एक पोल में प्लस होता है एक पोल में माइनस होता है तो इसको हम बोलते हैं पोलर, ध्रुवीय। क्या बोलेंगे? लेकिन यदि दोनों तरफ ना तो इधर है ना तो इधर, कहीं भी प्लस माइनस नहीं है, दोनों सिरों में प्लस माइनस नहीं है, पोल मतलब एक प्रकार से सिरा कह सकते हो, दोनों सिरों में प्लस माइनस नहीं है तो आप उसे क्या कहोगे? नॉन पोलर, मतलब उसे अध्रुवीय कहेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ ध्रुवीय वाला यौगिक ध्रुवीय की तरह के विलायक के साथ घुलेगा और अध्रुवीय यौगिक अध्रुवीय विलायक के साथ घुलेगा। तो यहां पर हम जानते हैं कि जो आपका आयनिक यौगिक है, आयनिक यौगिक में क्या होता है? प्लस माइनस का कैरेक्टर होता है। और यदि मैं पानी की बात करूं तो पानी में भी दो तरह के ध्रुव होते हैं। आपने सुना होगा कि वाटर जो होता है इधर का एरिया पार्शियल प्लस होता है और इधर का एरिया माइनस। आपने वाटर को जब कभी अलग अलग किया होगा उसमें रिएक्शन में, तो कहीं कहीं पर हमको बताया गया H प्लस OH माइनस लिखते हैं ना अलग होने के बाद, तो H प्लस OH माइनस। तो जो वाटर होता है आपका क्या होता है? ध्रुवीय होता है। ध्रुवीय को इंग्लिश में क्या बताया मैंने अभी? और जो आयनिक यौगिक होते हैं वो तो खुद प्लस माइनस वाले होते हैं। तो इसका मतलब प्लस माइनस वाले जो कंपाउंड है इस तरह के विलायक में घुल जाएंगे। ठीक है, तो जितने आयनिक यौगिक हैं ध्रुवीय विलायक जैसे वाटर में घुलनशील होते हैं। लिख लो, आयनिक यौगिक ध्रुवीय विलायक जैसे जल में घुलनशील होते हैं। हो गया? अब इसमें क्या है? ये तो जल में घुलनशील है, लेकिन इनकी बात आती है जो सहसंयोजक यौगिक पोलर होंगे वो जल में घुलेंगे और जो सहसंयोजक यौगिक पोलर नहीं है वो जल में अघुलनशील होंगे। जिनमें प्लस माइनस का कैरेक्टर नहीं होगा वो जल में नहीं घुलेंगे। उदाहरण के तौर पर मैं बात करूं N2 की, N2 ऐसे यहां ट्रिपल बॉन्ड ऐसे बनाया था, कोई ना तो इधर प्लस है ना तो इधर माइनस है, कहीं पर नहीं है, तो क्या होगा? नॉन पोलर। इसको तो यहां एक प्रकार से क्या करना चाहिए? ये अघुलनशील होगा। इसी तरह यहां पर क्या है? जो अध्रुवीय होगा वो जल में नहीं घुलेगा, जो ध्रुवीय होंगे वो जल में घुल जाएंगे। जैसे HCl को मैंने अभी पानी में घोला ना, HCl को पानी में इसलिए घोला क्योंकि यहां पर जो HCl है वो आपका प्लस माइनस वाला है ना। ये देखो विद्युत के सुचालक जो भी दिखाए थे कहां गया? ये है HCl है, HCl इसके साथ मिलकर H प्लस Cl माइनस बनाए ना, यानी ये जो HCl है ये आपका इस तरह इधर होता है पार्शियल प्लस और यहाँ होता है पार्शियल माइनस, तो HCl ध्रुवीय होता है। तो जो ध्रुवीय यौगिक होते हैं वो क्या होंगे? जल में घुल जाएंगे, अन्यथा बाकी नहीं घुलेंगे। हाँ, सहसंयोजक यौगिक के घुलने के कई अभी रीजन भी होते हैं, जैसे एक अभी टॉपिक आगे आएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कुछ ऐसे हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा भी घुल जाते हैं।
ठीक है, तो अभी हम जनरल रूल पढ़ रहे हैं, कोई पर्टिकुलर अलग अलग नहीं पढ़ रहे हैं। लिखो, यहां पर भी लिखना है ध्रुवीय यौगिक ध्रुवीय विलायक में व अध्रुवीय यौगिक किसमें घुलेंगे? अध्रुवीय विलायक में घुलते हैं। ठीक है,